सबसे पहला क्वेश्चन है कि आई फाउंड द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। आपको बताना है कि इसमें क्या गलती हो सकती है। देखो गलती बहुत एकदम साफ सी है, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने पहली वीडियोस ये दी उन्होंने नहीं देखा है तो हो सकता है उनको ये समझ में ना आए। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कभी भी एक चीज बोलूं कि जैसे आपने देखा होगा कहीं पर लिख रहा है फर्स्ट, कहीं लिख रहा है सेकंड, कहीं लिख रहा है थर्ड, इस तरह की जितनी भी गिनतियां होती है ना, तो अगर क्योंकि ये क्या होता है, इनसे पहले हमें दा का यूज करना पड़ता है। किसका करना पड़ता है? दा का यूज होता है। अगर लिख रहा है 1 2 3 4 5, इस तरह की जो गिनतियां होती है इनके पहले दा का प्रयोग नहीं करते, ठीक है, इनके पहले कर देते हैं। अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाया कि दा तो आएगा आएगा, लेकिन टू से पहले दा आता है या मतलब सेकंड से पहले? बताओ, सेकंड से पहले, वन से पहले या फर्स्ट से पहले? फर्स्ट से पहले दा आता है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस फर्स्ट को यहां लगा दूं और टू को यदि मैं यहां लगा दूं तो ये बात बिल्कुल बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? मतलब हमारा बी वाला एकदम सही हो जाएगा। सर जी हमारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है यार। एक बात बताइए, ये फर्स्ट लिख रहा है ना, अच्छा एक बात मुझे आप बताओ, मैंने यहां पर लिखा टू, टू के बाद बताओ अगर मैं यहां पर लिख देता हूं बुक्स, ठीक है, तो बताओ टू के बाद प्लूरल आता है कि नहीं आता? आता है। अगर मैं यहां पर वन लिख देता हूं तो बताओ वन के बाद बुक्स आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये अगर नाउन प्लूरल है तो उससे पहले वाला भी प्लूरल होना चाहिए। अब एक बात बताओ, फर्स्ट के बाद तो ये सिंगुलर आना चाहिए, लेकिन ये तो चैप्टर्स प्लूरल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर फर्स्ट नहीं होगा, यहां पर टू होगा। भाई टू के बाद ही तो प्लूरल आता है, तो यहां पर इस तरह से आपको एकदम दो तरह से मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यदि आप नए हैं, अगर आप सोचना चाहते हैं सर पेपर आ गया अब हम कहां से शुरुआत करें, है ना, एक गाना है ना, मतलब कहां से करूं मैं शुरुआत, तो मतलब आपको ऐसा नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है। यदि आप टॉपिक वाइज कोई भी पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे बाद में राम सर लिख दे, आप मेरी वीडियो आ जाएगा। वरना आप कोई भी वीडियो देख लो, जितनी भी पढ़ी है वो आप एक कोई सी भी उठा लो, जहां से शुरू करो वहीं से चालू हो जाएगा। कोई इसमें मतलब ये लेना देना नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक का हो, सारा ग्रामर उसमें हर एक टॉपिक का ग्रामर आ जाता है, ठीक है। तो ये कंबाइंड टॉपिक्स होते हैं। चलिए सेकंड अब हम बात कर लेते हैं। बेकन द फादर ऑफ द इंग्लिश एशे हैड अ थर्स्ट ऑफ नॉलेज। अब आपको इसे समझाना है कि इसमें क्या गलती हो सकता है। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप अपना लॉजिक लगाएंगे तो हो सकता है और अच्छा मजा आ जाएगा। सोचो जल्दी से। अब लाइव नहीं पढ़ा रहा हूं, वरना आपको थोड़ा वक्त देता और मैं आपसे पूछता, और फिर वहां पर हम देखते कितने सारे बच्चे इसमें देखो गलती कर देते हैं, है ना। कोशिश करूंगा कभी वक्त मिलेगा तो अगले जन्म में आपको लाइव पढ़ाने का। अच्छा इसमें इसमें गलती क्या है, देखो आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा थर्स्ट का मतलब होता है किसी नॉलेज की प्यास होना, तीव्र इच्छा होना। तो थर्स्ट के बाद कभी ऑफ नहीं आता, थर्स्ट फॉर आता है। क्या आता है? थर्स्ट फॉर होता है। थर्स्ट फॉर का मतलब होता है तीव्र इच्छा होना किसी चीज की। तो नॉलेज पाने की यहां पर क्या है, बहुत तीव्र इच्छा है, तो यहां पर थर्स्ट फॉर एकदम सही हो जाएगा। ये देखो प्रीपोजिशन टॉपिक भी यहां पर क्लियर हो गया। तीसरा देखिएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट वैन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। अब आपको बेटा ये वाला सेंटेंस आपको बताना है इस वाले में क्या गलती है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, जब आपने अगर 7th या 8th में पढ़ते होंगे तो सर आपसे बोलते होंगे ट्रेन के आने से पहले रमेश, है ना, मतलब स्टेशन पहुंच गया, ऐसे ऐसे बोलते नहीं बोलते? तो वैसा ही ये कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको हजारों बार समझा दिया है कि इसका मतलब देखो जो काम हो गया है, कंप्लीट हो गया है, उसमें हैड थर्ड फॉर्म, और जो बाद वाला है उसमें सेकंड फॉर्म। अब यार ये बताओ, द ट्रेन हैड लेफ्ट मतलब ट्रेन चली गई, काम हो गया, तो मतलब हैड थर्ड फॉर्म, यानी इसका मतलब ये वाला तो बिल्कुल सही है। अब जो इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है, सर जी राम सर क्या मतलब गड़बड़ कर देते हैं आप। अब हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि इसमें दूसरा सेंटेंस वेन से स्टार्ट हो रहा है कि ही से हो रहा है कि हेड से। अरे मेरे चाचा ये देखो, ये तो कंजंक्शन है ना। अब सब्जेक्ट ये ही आई बी यू दे सब्जेक्ट है, इसका मतलब दूसरा वाला यहां से स्टार्ट हो रहा है ना। द ट्रेन ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब एक यहां हो गया और एक यहां हो गया। सर जी ये क्या है फिर? ये कंजंक्शन है, मतलब आपने मैंने सिखाया नहीं था आपको ट्रैक्टर ट्रॉली में गुल्ला, तो वैसे ये क्या है आपका गुल्ला है, मतलब जोड़ने वाला है। तो अगर ये हेड थर्ड फॉर्म में हो गया तो ये सेकंड फॉर्म में बनेगा, तो इस हेड को आप हटा दीजिएगा, ठीक है। तो बी वाले में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। आज थोड़ा आपको आवाज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यार कल से ना तबीयत खराब होगी, मतलब एकदम फीवर है, बुखार आ रहा है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, है ना।
आगे देखो ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक। अब इसमें आपको बताना है, ये अगर आपको नहीं बताया ना आपने, सही बता रहा हूं, बहुत गंदी बात हो जाएगी। इसमें देखो बहुत लॉलीपॉप जैसा ये क्वेश्चन है, लेकिन मेरे दोस्त पता है ये एग्जाम में है और बेस्ट एग्जाम में वैसे पूछा गया है कॉन्सेप्ट, इसलिए इनको आप अच्छे से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। समझ में आ गया? इनको ये मत समझना कि वो वैसे ही सर जी ने कहीं से कोई मतलब फोटो वोटो लेकर छाप दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक बताऊं, जब आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखे थे तो उसमें आपने एक चीज जरूर सीखी होगी कि जितना भी इनडायरेक्ट होता है, बताओ ये इनडायरेक्ट है कि नहीं है भाई? ही सेड दैट मतलब इनडायरेक्ट तो है, तो इनडायरेक्ट हमेशा पास्ट में बनता है। तो ये बताओ, लेकिन बिल ये तो फ्यूचर है, तो बताओ इसका पास्ट आएगा ना, तो बिल का पास्ट क्या हो जाएगा बताओ? वुड आ जाएगा और बस हो जाएगा एकदम। देखो बी वाले में एरर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे देखो, आई एम एबल टू कोप अप विद ऑल दीज डिफिकल्टीज, मतलब मैं जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब में मतलब एबल हूं, उनसे परेशानियों से थोड़ा सा मतलब एक तरह टक्कर लेने के। तो इसमें देखो याद रखना अप नहीं आता, ये पूरा फ्रेजल वर्ब है। कोप विद का मतलब होता है परेशानियों से जूझना, ठीक है, मतलब सक्षम होना उनको प्रॉब्लम्स को दूर करने में। तो यहां पर कोप अप नहीं आता, ये तो सीधे याद कर लो भाई, तो बेस्ट रहेगा। छठवां देखो, आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वाइड वर्ल्ड, मतलब मैं ऐसी कामना करता हूं कि काश मैं पूरे संसार के अंदर सबसे बड़ा पैसे वाला पर्सन होता। अब एक बात बताओ, रिचेस्ट मतलब ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो द आ गया एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर दिक्कत है, अगर कभी भी आई विश वगैरह आ जाए, आई विश, शी विशेज, दे विश, है ना, वी विश, कभी भी विश वाला आ जाए तो आपको आगे जो यूज करना है वो वर यूज करना है। क्या यूज करना है? वर यूज करना है, ठीक है, देवर वाला नहीं, ये वर, देवर भाभी, हाय हाय हंस गए होंगे। अब इसको बस आपको ये समझना है कि अगर कभी विश आ जाए तो आगे आपको वर लगाना है। तो देखो इजारम अगर कहीं लग रहा है ना, तो उस जगह आप वर लिख देना और ये आपका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। आगे, शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द गोल्ड मेडल दिस टाइम, जल्दी से सोचो इसमें क्या गलती हो सकती है? शी इज कॉन्फिडेंट टू विन, हाँ आ गया। देखो इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि मतलब वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्या गोल्ड मेडल, इस टाइम पर गोल्ड मेडल जीतने के लिए ना वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास से भरी हुई है। यहां पर ऐसा नहीं शी इज कॉन्फिडेंस, डेंस नहीं होगा, ये डायरेक्टली एडजेक्टिव आएगा। इज आर एम के बाद डायरेक्टली आप एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंट के बाद फॉर प्लस आईएनजी आता है, तो ये हो जाएगा फॉर प्लस आईएनजी। तो बताओ विन, अब विन में अगर मैं आईएनजी लगाऊंगा तो टू हट जाता है, तो ये हो जाएगा विनिंग। तो ये क्या हो जाएगा, शी इज कॉन्फिडेंट फॉर विनिंग द गोल्ड मेडल दिस टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, मतलब कॉन्फिडेंट के बाद फॉर आता है। आगे देखो, द बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम, ये बहुत अच्छा है लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। देखो मैं आपको सीधे सीधे बात बताता हूं, इसका मतलब है कि जो लड़का है ना, वो शेल्टर मतलब एक ठिकाना होता है जहां पर आप रुक सकते हैं, मतलब आश्रम बोल सकता हूं, आश्रम। मतलब द बॉय लेड इन द शेल्टर मतलब कुछ एक लंबे वक्त के लिए, मतलब एक जो लड़का था वो शेल्टर मतलब एक आवास में क्या है, मतलब लेट गया। अब यार इस लेट का मतलब तो मतलब होता है बिछाना, तो उसने बिछाया नहीं था, वो खुद सो गया था, लेट गया था। तो देखो लेट नहीं होता, लेटना की जो होता है ना वो होता है एल ए बाई, क्या होता है लेटना की? एल ए बाई सेकेंड फॉर्म होता है। सर जी इसका फिर फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है एल आई ई, ठीक है। ये लाई, लाई का लाई ले लेन, तो ले का मतलब होता है लेटना। तो एक बात हो, लड़का जो कुछ समय के लिए क्या हुआ, शेल्टर के अंदर लेट गया, तो लेटना आएगा ना, बिछाना तो नहीं आ सकता। तो इसलिए यहां पर लेड की जगह पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ले हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउस बिलो वर हार्डली विजिबल। बाप देखो इसका मतलब है कि स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल मतलब जो चोटी थी ना उसकी टॉप पर खड़े होने के दौरान द हाउस बिलो वर हार्डली विजिबल, मतलब जो घर था ना जो नीचे, वो देखने में बिल्कुल विजिबल ही नहीं हो रहा था, देखा ही नहीं जा रहा था, इतना ज्यादा नीचे था वो, मतलब टॉप से हम किसी घर को देख रहे थे। तो मतलब दौरान, तो यहां पर आप सबसे बेस्ट अगर इसे कर सकते हैं, बाकी कोई गलती नहीं इसमें, वाइल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल, ये बिल्कुल एकदम से हो जाएगा। तो यहां पर वाइल आप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग। आगे देखो, आगे है इसका, कंबली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैचेस। कंबली, अब ये आपको बताना है कि सबसे जल्दी बताओ इसमें क्या गलती है।
ये तो बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं सॉल्व, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर बीच में कभी भी ना, कभी भी याद रखना, अगर कभी हु आ जाए या विच आ जाए या दैट आ जाए, तो ऐसे रखा करो ध्यान, इनको आप भूल जाओ ये क्या लिख रहे हैं, तो भूल गए साहब। अब ये बताओ, ये जो प्लेयर्स है ना, अब प्लेयर्स के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब आती है, तो प्लेयर्स प्लूरल है तो यहां पर हैज की जगह पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। याद रहे कुर्बानी झांसी वाली रानी भाई साहब, यहां पर हु विच दैट ही होना चाहिए, तभी उससे जो पहले वाला जो भी नाउन आता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर क्या आती है, वर्ब आती है। तो हैज की जगह पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और बनता है, थोड़ा और बता दूं कि कभी भी ना वन ऑफ आ जाए तो इसके साथ चलने वाला नाउन हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन अगर आगे कभी हु विच दैट आता है तो इसे हटा दो, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि भाई प्लेयर्स आ रहा है तो यहां पर हैव आ जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना कि वन वन आ रहा है तो वन के अकॉर्डिंग यहां पर तो सर जी हैज सही है, अगर हु नहीं आता तो मैं तुम्हारी बात मान लेता। अब हम बात करते हैं, देखो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमें कुछ कुछ सोचना है। अब देखो यहां पर लिखा है पीपुल हु डू नॉट ले आउट देयर मनी केयरफुली सून कम टू ग्रीफ, मतलब ऐसे लोग जो पैसे को बहुत अच्छी तरह से खर्च नहीं करते हैं, वो क्या, सून कम टू ग्रीफ, वो बहुत दुख भरी कंडीशन में क्या आ जाते हैं, जो पैसे का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लेआउट की जगह पर क्या आ सकता है, स्पेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्पेंड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना, जैसे आप किसी धन को, पैसे को क्या रखते हैं, आप सुरक्षित रखते हैं, इसलिए यहां पर आ जाएगा प्रिजर्व। ठीक है, अर्न, डिस्ट्रीब्यूट ये सब नहीं है, स्पेंड यहां पर एकदम बेस्ट है, कि ऐसे लोग जो पैसे को केयरफुली स्पेंड, खर्च नहीं करते हैं, सून कम टू ग्रीफ, वो बहुत जल्दी कैसी कंडीशन में आ जाते हैं, दयनीय स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो, having bought the house they decided to go the whole hog and buy all the furniture needed। अब आपको बताना है कि यहां पर क्या आ सकता है, जल्दी सोचो फिर मैं बताता हूं आपको। इसमें आपको ध्यान लगा के सोचना है कि इसमें क्या आ सकता है। देखिएगा, टू गो द होल हॉग का मतलब होता है टू डू इट कंप्लीटली, किसी काम को पूर्ण रूप से करने का मतलब होता है टू गो द होल हॉग, इसको आपको याद रखना है। आगे देखो, देयर इज अ लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन देम। अब यार इसका मतलब है बैड ब्लड की जगह पर क्या आ सकता है भाई, ऐसा खून जो बहुत ज्यादा बुरा हो। अगर बुरा खून की बात हो रही तो इसका मतलब है कि उनके बीच की जो फीलिंग्स है वो कैसी है, गुस्से वाली फीलिंग है, तभी तो खून आंखों में आ जाता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ एंग्री फीलिंग बिटवीन देम, मतलब उन दोनों के बीच में बहुत गुस्से वाली फीलिंग है। तो यहां पर बैड ब्लड का क्या हो जाएगा, देखो फाइट नहीं हो सकता, डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता और जेलस नहीं हो सकता। ठीक है, बैड ब्लड है तो एंग्री मतलब गुस्सा गुस्सा, ऐसे आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, द ब्लेज हेड मैन प्रीटेंड्स टू बी अ गुड समैरिटन, मतलब जो ब्लेज का जो हेडमैन है उसने मतलब एक तरह से बहाना बना दिया, बस प्रीटेंड दिखावा कर दिया। अ गुड समैरिटन बहुत प्यारा वर्ड है, जब मैं पढ़ता था अपने सर से तो उन्होंने इस स्पेलिंग को लिखाया था, तो आप यकीन नहीं करेंगे मैंने इसको सबसे फर्स्ट पेज पर लिखा था, और कई बार तो मतलब कई बार इसे रट्टा मारा था। यू आर अ गुड समैरिटन, मैं ऐसे ही बोलता था जब स्पीकिंग यूज करता था, यू आर अ गुड समैरिटन, शी इज अ गुड समैरिटन। तो याद रखना इसका मतलब होता है कि ए हेल्पफुल पर्सन, एक हेल्प जिसकी किसी की मदद करने वाला पर्सन को बोलते हैं यू आर अ गुड समैरिटन। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। आगे हम बात करते हैं, देखिए आगे, आई अक्विंटेंट हिम अबाउट द फैक्ट ऑफ द केस। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या गलती हो सकती है, आपको सोचना है, आपको थोड़ा टाइम भी दिया जा रहा है। तो देखिए यहां पर हो जाएगा अक्विंट, देखो यहां पर ना ये जो देख रहा है अक्विंटेड हिम अबाउट, यार अबाउट यहां पर नहीं आना चाहिए, यहां पर होना चाहिए अक्विंट विद, इसका मतलब है किसी से परिचित होना, तो यहां पर विद आ जाए, मतलब आई अक्विंटेड हिम विद द फैक्ट ऑफ द केस, मतलब ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी केस चल रहा है उसके बारे में, हमें फैक्ट के बारे में परिचित हैं। तो याद रखना अक्विंटेड विद आता है किसी भी फैक्ट, किसी भी जानकारी से परिचित होने के संबंध में। आगे देखो, ही डिनाइड टू बी अ पार्टी टू द डील। अब आपको बताना है इनमें डिनाइड की जगह पर क्या है, देखो डिनाइड का मतलब होता है इंकार कर देना, तो यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, रिफ्यूज हो जाएगा। रिफ्यूज का मतलब ही क्या हो जाएगा, इंकार कर देना।
आगे हम बात करते हैं, देखो ये आ गया क्वेश्चन टैग। अब आपको क्वेश्चन टैग बताना इसमें क्या हो सकता है, देखो इट इज नेसेसरी टू कंसिडर सेपरेटली दीज प्रॉब्लम्स इज नॉट इट। अब आपको बताना इसमें क्या गलती हो सकती है। देखिए मैं आपको एक चीज, अब यहां पर देखो इज नॉट इट की जगह पर क्या आ सकता है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर कभी भी ना अगर क्वेश्चन टैग बनेगा तो क्वेश्चन टैग में हमेशा जो नॉट आता है वो शॉर्ट में आता है, तो ये हो जाएगा इजंट इट। क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, इजंट इट हो जाएगा। समझ में आ गई बात मेरे। चलो आगे हम बात कर लेते हैं। ये आपके एक्टिव पैसिव हैं और इनको समझना है। देखिए यू डू नॉट नीड टू बाइंड दिस वॉच, मतलब तुम्हें इस वॉच को बांधने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको हमेशा बोला था कि जब वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसी को लिख दिया करो आगे। तो ये हो जाएगा दिस वॉच। क्या हो जाएगा, दिस वॉच। देखो याद रखना, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नीड वगैरह आ जाए ना तो इसका जो पैसिव है आप नीड में बना देना, बेस्ट रहेगा। कोई दिक्कत नहीं आएगा, मतलब गलत नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आप प्रॉब्लम ये सोचें कि भाई गलत हो गया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। नीड नॉट में भी बन जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि अगर एक्टिव नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव होगा, तो ये बन जाएगा देखो दिस वॉच नीड नॉट बी बाउंड। ठीक है, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिएगा आगे बात करते हैं। हैज समबडी ब्रोकन द विंडो, ठीक है, क्या किसी ने क्या कोई विंडो वगैरह तोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा। अब देखो यहां पर देखो ब्रोकन ये वर्ब है, इसके बाद आ रहा है ये ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन ये इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी तो इंटेरोगेटिव बनेगा ना। तो आपको मैंने बता रखा है अगर हैज थर्ड फॉर्म किस में चेंज होता है, हैज बीन, हैव बीन प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा बीन थर्ड फॉर्म फिर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, द विंडो सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। देखो हैव तो आ नहीं सकता, हैड भी नहीं आ सकता, अब इन दोनों में से आएगा। तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा बताओ, सी वाला आ जाएगा। सर जी डी वाला क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो हैज बीन कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आता। तो देखो हैज द विंडो बीन ब्रोकन बाय समबडी, ये बिल्कुल एकदम सही है। सर जी हाँ, सर जी पहले वाला गलत क्यों हो गया, देखो हमें ये पता है कि भाई हैज थर्ड फॉर्म ये चेंज हो जाता है हैज बीन हैव बीन में प्लस थर्ड फॉर्म में। तो देखो यहां पर आपको एक चीज तो यार समझ में आना चाहिए, यहां पर आपने सब्जेक्ट को यूज नहीं किया है। किसको नहीं किया है, सब्जेक्ट को। अब एक बात सोचो यार, द विंडो सिंगुलर है तो, लेकिन सिंगुलर के साथ तो हैज आना चाहिए ना, तो यहां पर तो हैज आ जाता, लेकिन यहां तो हैव दे रखा, तो ये गलत हो जाएगा। सर जी बी वाला गलत, हाँ जी हेड आ रहा है, अब हेड में तो थोड़ी चेंज होता है। चलिएगा 69, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। देखिए मेकिंग ये वर्ब है, इसके बाद ए नॉइज इसका ऑब्जेक्ट है, तो ए नॉइज आगे लाओ। तो देखो इज आर एम आई एन जी बदलता है, इज आर एम बींग प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखो ए नॉइज इज, यहां पर देखो ए नॉइज इज बीइंग फिर थर्ड फॉर्म बाय द चिल्ड्रन, इसका मतलब बी वाला एकदम सही हो जाएगा। सर जी सी वाला गलत क्यों है, देखो मैं इसलिए बता रहा हूं, इज आर एम आई एन जी बदलता किसमें, इज आर एम बीइंग थर्ड फॉर्म में। तो देखो शुड वाला तो आ ही नहीं सकता, हैजेब वाला आ ही नहीं सकता। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। चलिए